साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। साथियों, जैसा आप जानते हैं, कल नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित शपथ ली केंद्र में। ये तीसरी बार शपथ लेते ही वह पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी उन्होंने कर ली। उन्होंने भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, नेहरू जी ने भी और मोदी जी ने भी। उत्तर प्रदेश से जितने मंत्री बनाए गए हैं 10, इसमें नरेंद्र मोदी जी का भी इस 10 में नाम शामिल है। पिछली बार जो 2019 का चुनाव था उसमें 64 थे सांसद बीजेपी के। इस बार 36 सांसद चुने गए हैं, इनमें 10 मंत्री बनाए गए हैं। तो इस बार जैसे पिछली बार हम लोग या इसके पहले जब भी हम लोग लिखते थे कि नहीं क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है, जातियों का संतुलन साधा गया, अगड़ी जात को साधा गया, पिछड़ी जात को साधा गया, इस बार मिर्जापुर बनारस से लगायत गोरखपुर तक का बेल्ट खाली है। इधर प्रयागराज का बेल्ट पूरा खाली है, बुंदेलखंड का बेल्ट पूरा खाली है, पश्चिम को भी उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। सर, इस बार हम लोग इसको क्या कहेंगे कि किस हिसाब का मंत्रिमंडल है, खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? मैं हरमोहन सर से बात करना चाहूंगा। ये हमारे आज विशिष्ट मेहमान हैं, दैनिक तरुण मित्र, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरुण मित्र के प्रबंध संपादक हैं लखनऊ के, और हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान है बलराम सिंह जी, जो बागी बलिया के रहने वाले हैं। दैनिक भास्कर समेत कई बड़े अखबारों में इन्होंने दिल्ली में सेवा की है। सबसे पहले मैं हरमोहन सर से जानना चाहूंगा कि सर, ये कौन सा संतुलन साधा गया है? मोदी जी ने कौन सा संतुलन साधा है? देखिए, मुझे लगता है इस बार क्षेत्रीय संतुलन के मुकाबले जातीय संतुलन पे ज्यादा ध्यान दिया है प्रधानमंत्री जी ने। और आप देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह इस बार कीर्तिवर्धन सिंह को मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये किस तरह से, जैसी की चर्चाएं थी कि ब्रजभूषण सिंह नाराज हैं, अभी भी चुनाव जीतने और मतगणना के परिणाम आने के बाद उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं वो बहुत हद तक बीजेपी के पक्ष में नहीं है। जबकि बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया और वो जीते भी। चुनाव के बीच में उनके बेटे की कार से कुछ लोगों के कुचले जाने की खबरें भी आई। तो ये काफी कुछ तक अजय टैनी के इस तरह के कुछ मामले थे। तो बीजेपी और ब्रजभूषण सिंह के बीच में कुछ ठीक है नहीं। तो इसलिए शायद बीजेपी ने कीर्तिवर्धन सिंह को, एक ठाकुर जो क्षत्रिय बात चल रही थी, नाराज है, तो साधने की कोशिश की है क्षत्रिय वर्ग को, और यही नतीजा है। इसी तरह से और भी जो मिर्जापुर से आपका कुर्मी अनुप्रिया जी हैं, तो पूरा का पूरा एक बेल्ट है जो कुर्मी, उसको साधने की वो एक कोशिश है। और चूंकि बनारस गोरखपुर का, मैं कह सकता हूँ गोरखपुर से खुद योगी जी हैं और बनारस में खुद प्रधानमंत्री जी हैं, तो हो सकता है वो एक कारण रहा हो, उनकी सोच ये रही हो कि यहाँ से हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन कीर्तिवर्धन सिंह को उस बेल्ट से लिया है, मुझे लगता है वो बनारस बेल्ट ही मानी जानी चाहिए। और बुंदेलखंड में चूंकि 4 सीटें हैं बुंदेलखंड से आती हैं भाजपा की, तो उसमें से 3 बीजेपी हार गई है और एक ही सीट जीती है, जो कि झांसी सीट है, जहां से उद्योगपति अनुराग शर्मा जीते हैं। और मुझे लगता है वो शायद इसलिए छोड़ दिए गए हैं। उनका अमित शाह बोल भी गए थे जनसभा में कि आप इनको जिताकर भेजिए, हम बड़ा बनाएंगे, जिसका आशय यही था कि मिनिस्टर बनाने की वो एक तरह से संस्कृति थी। लेकिन अब गठबंधन सरकार का जिस तरह से स्वरूप सामने आया है, मुझे लगता है उसमें बीजेपी को, भाजपा को बहुत स्तरों पे समझौते करने पड़ेंगे। तो उसमें एक समझौता ये भी है, फिर भी उत्तर प्रदेश से केवल 36 सीटें जीतने के बाद भी जिस तरह से 10 सांसद यहाँ से 10 सांसद मंत्री बने हैं प्रधानमंत्री सहित, उसका आंकड़ा अगर प्रतिशत में हम लगाएं तो वो 28% से ऊपर जा रहा है राजेश जी। और जब 73 सांसद जीत के आए थे 2014 में, तब भाजपा ने यहाँ से केवल 18 मंत्री बनाए थे और वो आंकड़ा था तकरीबन 24%। 2019 में जब 64 सांसद जीत कर आए थे, तब बीजेपी ने 13 मंत्री बनाए थे और उस समय आंकड़ा था तकरीबन 21%। तो इस बार 28% सांसदों को मंत्रिमंडल में भागीदारी मिली है।
तो बीजेपी ने एक तरह से उत्तर प्रदेश से जो उसको नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन के मुकाबले उसे प्राथमिकता दी है। तो ये मुझे लगता है ये किया है संगठन ने और प्रधानमंत्री ने मिलकर। राजेश जी। जी, इस बार के ये जो उत्तर प्रदेश से जो केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, इसमें ओबीसी सांसदों की संख्या 5 है, ब्राह्मण 1, जी, राजपूत 2, दलित 1। जी, इसका क्या संदेश है? देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो उत्तर प्रदेश से 10 लोग मंत्री बने हैं, क्योंकि संख्या कम है पहले की अपेक्षा, तो मंत्री तो 10 बने हैं, ये संख्या ज्यादा है, लेकिन जो पावर है कैबिनेट की वो कम हो गई है उत्तर प्रदेश की। पिछले कार्यकाल में महेंद्र नाथ पांडे कैबिनेट मंत्री थे, स्मृति ईरानी जी कैबिनेट मंत्री थी। इस बार वो चेहरे नहीं दिख रहे हैं। इस बार वो हार गए हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर केवल जितिन प्रसाद मंत्री बने हैं जी, और दलित चेहरे के नाम पे मैं 2 कहूंगा, एक तो कमलेश पासवान और दूसरे एसपी सिंह बघेल। हालांकि एसपी सिंह बघेल के सर्टिफिकेट को लेकर के अभी भी मतभेद रहता है। वो बघेल है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट जो एससी को लेकर के कोर्ट में मामला चला था, तो अगर एसपी सिंह बघेल को काउंट करेंगे तो 2 दलित मंत्री हो गए उत्तर प्रदेश से, 2 राजपूत हो गए राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह, 1 ब्राह्मण हो गए जितिन प्रसाद, और बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के 5 बैकवर्ड है जी। तो 5 बैकवर्ड है। इसमें अगर मिर्जापुर को छोड़ दें हम और बनारस को छोड़ दें तो बलिया और आधा देवरिया, सलेमपुर तक पूरा मैदान खाली है। कहीं भाजपा कमल दिखता नहीं है, न उसके सहयोगी नजर आते हैं। हर जगह साइकिल दौड़ रही है। रही बात गोरखपुर की, गोरखपुर में सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली है इस बार कि अब तक तो गोरखपुर हमेशा ठाकुर ब्राह्मण के नाम पे जाना जाता था। अगर ठाकुर आगे हुआ है, ठाकुर सीएम बन गया तो ब्राह्मण को बैलेंस कीजिए, ब्राह्मण को आगे कर दिया गया तो ठाकुर को बैलेंस कर दीजिए। पहली बार ये देखने को आ रहा है कि गोरखपुर मंडल से एक दलित के बेटे को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, कमलेश पासवान जी को, और महाराजगंज से पंकज चौधरी जी को। तो गोरखपुर बेल्ट में एक ओबीसी और एक दलित को जगह दिया गया, ये बहुत ही प्रशंसा की बात है और तारीफ की बात है। उस समाज, पिछड़े समाज में दलित समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। जी, रही बात 5, बोलिए, बोल लीजिए। 5 ओबीसी मंत्रियों की, तो बड़ा ही एक चिंता की भी बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 मंत्री अभी भी राज्य मंत्री हैं और पिछले कार्यकाल में भी वो राज्य मंत्री थे। सहयोगी पार्टी अपना दल इस समय भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है। अनुप्रिया पटेल जी 2016 में भी मंत्री बनी तो राज्य मंत्री बनी, 2019 मोदी 2 में भी जब 21 में मंत्री बनी तो राज्य मंत्री बनी, और मोदी 3 इसमें उनके प्रशंसकों को, उनके कार्यकर्ताओं को बहुत एक आशा थी कि कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट नहीं तो कम से कम स्वतंत्र प्रभार तो मिले, लेकिन वो नहीं बनी, राज्य मंत्री। तो ये थोड़ा सा कार्यकर्ताओं के मन में एक थोड़ा सा खटास इसको कह सकते हैं कि है। हरमोहन सर, अनुप्रिया पटेल को खासकर लेकर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि ये कुर्मियों की नेता हैं, इसीलिए इतना महत्व मिलता है, और लोग भी कहते हैं कि ये कुर्मियों की नेता हैं। और कुर्मी समाज इस बार थोक के भाव सपा की तरफ चला गया। जहां जहां कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं वहां सपा के सांसद जीते हैं। उम्मीद थी लोगों को कि मोदी जी डर गए होंगे कुर्मियों को, इस बार अनुप्रिया पटेल जी को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, स्वतंत्र प्रभार दे देंगे, ताकि आने वाले 2027 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें इस बिछड़े हुए कुर्मी वोटर को फिर से भाजपा की तरफ लाया जा सके। ऐसा हुआ नहीं।
क्या मोदी जी कॉन्फिडेंट हैं सिर्फ पंकज चौधरी जी को देकर कैबिनेट के नहीं सारे कुर्मी फिर हमारे साथ आ जाएंगे भाजपा के? मुझे लगता है राजेश जी कि अनुप्रिया पटेल जी का जिस तरह का इस बार परफॉर्मेंस रहा है, एक सीट उनको हारनी भी पड़ी है, तो शायद वो कहीं मोदी जी के और संगठन के मन में ये शायद हो सकता है कि कुर्मियों में अनुप्रिया जी का प्रभाव कम हो रहा हो। और जिस तरह से आपने अभी बात कही कि मुलायम सिंह ने कुर्मियों को इस बार यादवों से ज्यादा टिकट दिए और वो जीत के भी आए हैं। आप देखिए फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति हार गई हैं, तो वो भी एक बड़ी नेता है। तो इस तरह से शायद हो सकता है कि उसका नतीजा हो ये जो अनुप्रिया जी का एक कुर्मी समाज में जो घुसपैठ का जो एक पैठ का, जिसको हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं, लगा हो संगठन को, भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को। तो हो, और ये भी हो सकता है कि अभी ये पहला मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण था, आगे विस्तार होगा, कुछ मंत्री समायोजित होंगे, कुछ के कद बढ़ाए जाएंगे, कुछ के कद घटाए जाएंगे। मुझे लगता है 2-3 महीने ये सरकार को देख लेना शायद मोदी जी को ठीक लगा हो, उसके बाद शायद कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाली जाए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, श्री नंद किशोर वर्मा जी। ये लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और मूल रूप से ये महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं और इनका कार्य क्षेत्र अयोध्या भी रहा है। इनकी पढ़ाई लिखाई अयोध्या से हुई है, साकेत से। अब नंद किशोर वर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नंद किशोर जी, नंद किशोर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बलराम जी, एक चीज ये बताइए कि जो कुर्मी मतदाता है, खासकर आप संयोग से कुर्मी पटेल बिरादरी के हैं भी, क्या लग रहा है कि मोदी जी ने इनको जो राज्य मंत्री बनाया है अनुप्रिया जी को, इससे कुर्मी मतदाता खुश है? जो इधर उधर चला गया फिर आ जाएगा क्या? क्योंकि सारा कुछ तो गुड़ागड़ित चुनावी होता है। देखिए, रही बात जो हार जीत की, अभी हमारे आदरणीय हरिमोहन जी ने कहा कि अनुप्रिया जी का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा, तो जब आंधी आती है तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। बहुत सारे इस चुनाव में पेड़ गिर गए, बहुत सारे दिग्गज नेता हार गए, महेंद्र नाथ पांडे जैसे व्यक्ति हार गए, स्मृति ईरानी जैसे कैबिनेट मंत्री हार गए। इस आंधी में अगर अनुप्रिया पटेल अपनी सीट बचा ले गई तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और वो 2000-4000 से नहीं जीती है, इस आंधी में भी वो 37,000 वोटों से जीती हैं, तो ये सामान्य बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में, उनके प्रशंसकों में एक टीस तो है ही कि स्वतंत्र प्रभार अगर मिला होता तो कुछ कार्यकर्ताओं का भला होता। राज्य मंत्री में अभी भी लगता है कि जैसे कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है। सर हरमोहन सर, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई कि पिछले 2 बार 2014 वाले में और 2019 के चुनाव में मोदी जी को जब जब जरूरत हुई, यानी जब विधानसभा का चुनाव आया, जैसे 2014 के बाद 2017 में विधानसभा चुनाव आया तो उसके 1 साल पहले इनको मंत्री बना दिया, अनुप्रिया जी को राज्य मंत्री। 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया तो उसके 1 साल 1.5 साल पहले मंत्री बना दिया। इस बार पहली बार में ही शपथ दिला दिया। इसका कुछ संदेश अलग है कि बस ऐसे ही रैंडमली है? देखिए, मुझे राजेश जी एक बात शायद अब अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा संगठन ने या एनडीए ने अनुप्रिया पटेल के कंधे पर मुसलमान वोटों की टाई अप की एक जिम्मेवारी रख छोड़ी थी। पसमानदा समाज की जिम्मेवारी शायद अनुप्रिया पटेल जी को दी गई थी कि उनको, चूंकि भाजपा से ऐसा माना जाता है कि मुसलमान सीधे जुड़ना पसंद नहीं करता, तो अनुप्रिया पटेल को जिम्मेवारी दी गई थी कि पसमानदा समाज को और मुस्लिम समाज को एक किया जाए। काफी हद तक खुद प्रधानमंत्री भी उस मुहिम का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि अनुप्रिया जी को और अपना दल को जिम्मेवारियां दी गई, उस काबिल समझा गया। अभी भी जैसा आपने खुद स्वीकार किया है कि पहले ही मंत्रिमंडल में
उनको राज्य मंत्री ही सही मंत्री पद दे दिया गया। और हो सकता है कि आगे विस्तार में ये चीजें समझ में आए संगठन को और मोदी जी को, तो उनका कद बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि महत्व और अहमियत तो दी है संगठन ने अनुप्रिया जी को। जी 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 जी। अब नंदकिशोर जी, आवाज मिल रही है आपको? नंदकिशोर वर्मा जी, वकील साहब को आवाजें नहीं मिल रही है, उनका नेटवर्क पुअर है लग रहा है। बलराम जी, थोड़ा सा मुझे समझाने का प्रयास करिए। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान और जितिन प्रसाद, इतने मंत्री बने हैं। तो ये क्षेत्रीय स्तर पर अभी हम लोगों ने बात कर ली कि नहीं, क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। लेकिन यदि चुनाव हार गए आपके सांसद बीजेपी के, तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, क्योंकि देखिए मोदी जी को तो बनारस की जनता ने नकार दिया है एक तरीके से नैतिक रूप से। इस बार जो लगभग 5 लाख वोट से जीते थे 2019 में, इस बार लगभग 1.5 लाख से कुछ ज्यादा 1,52,000 वोट से जीते हैं। तो इनको अब बनारस का कहलाने का या गंगा पुत्र कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। तो ये क्षेत्रीय संतुलन कैसे रहेगा इस बार? अभी क्या विस्तार में देखा जाएगा कि उम्मीद है कि अभी ऐसे ही चलेगा साल 2 साल? देखिए, मेरा जो मानना है और जो तस्वीर है, मैंने पहले ही कहा कि मिर्जापुर और बनारस को छोड़ दे तो पूरा आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, हर जगह बीजेपी साफ है। तो जहां उसके सांसद हैं वहां उसने जगह दी। अगर तराई बेल्ट के सांसद जीते हैं, बीजेपी जीती है, तो बृजभूषण शरण सिंह की जगह पे कीर्तिवर्धन सिंह को नया चेहरा लाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह कई बार से वहां चुनाव जीत रहे हैं गोंडा से, तो उनके जरिए तराई बेल्ट में एक मैसेज दिया गया है। इसी तरह कमलेश पासवान को ला करके दलित समाज में एक मैसेज दिया गया, पूर्वांचल में और प्लस दलित समाज को, दोनों क्षेत्र के आधार पे और समाज के आधार पे भी कमलेश जी को ला करके एक मैसेज दिया गया। पंकज चौधरी जी के जरिए भी बैकवर्ड को और पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई। थोड़ा सा रुहेलखंड का जो एरिया है वो अभी वंचित है। रुहेलखंड में जितिन प्रसाद जी पीलीभीत से जीते हैं, तो जितिन प्रसाद जी को मंत्री बनाया गया, लेकिन हर बार देखा जाता है बरेली और आसपास के एरिया से कोई ना कोई पटेल समाज का एक चेहरा कैबिनेट में होता है जी। इस बार छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली से चुनाव जीते हैं संतोष गंगवार की जगह पे। तो एक चर्चा, एक आशा ये भी थी कि वहां से कोई मंत्री बनेगा। तो जो रुहेलखंड का एरिया है, जितिन प्रसाद को छोड़ करके उस एरिया से कोई मंत्री नहीं बना है। एसपी सिंह बघेल और बीएल वर्मा, ये दोनों लोग आपके इटावा, मैनपुरी और आपके उस क्षेत्र से, अलीगढ़ क्षेत्र से लेकर के जो ये वाली एरिया, वहां से आए हैं। तो आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव से पहले जो दूसरा विस्तार होगा, वो हमको लगता है कि जैसे संजीव बालियान हार गए हैं, जाट प्रतिनिधि के तौर पे केवल जयंत चौधरी को दिया गया है। बीजेपी की तरफ से कोई जाट चेहरा मंत्री नहीं बना है। तो अगले विस्तार में इन सारी चीजों को ध्यान दिया जाएगा। अगले विस्तार में ऐसा भी हो सकता है कि पूर्वांचल से भी ब्राह्मण चेहरा लाया जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले। तो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा जी। विधानसभा चुनाव अभी इस बार हरमोहन सर, जिस तरीके से बीजेपी ओबीसी मतदाता बीजेपी से छिटका है, तो ये जो आधा प्रतिनिधित्व है 10 में 5 ओबीसी, क्या ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है कि ओबीसी मतदाताओं को वापस लाया जा सके? और ये कितना सफल होंगे जिन लोगों को बनाया गया है? देखिए, इस समय सारा दारोमदार राजेश जी जो राजनीतिक दलों का है, वो ओबीसी सबके टारगेट में है, सबके केंद्र में है। इन्होंने अखिलेश यादव ने भी पूरी तरह से ओबीसी क्या बल्कि अति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया। बीजेपी ने भी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को टारगेट किया। तो जो 10 में से 5 ओबीसी बनाए हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये ओबीसी वर्ग को खुश करने का उनका एक प्रयास है। और चूंकि अब विधानसभा में भी केवल 2.5 साल ही मुझे लगता है कि समय बाकी है,
और वो हाँ। देखते देखते अभी 6 महीने तो उसमें से अभी गुजर जाएंगे। तो जी। 1 साल पहले वाजिब है कि तैयारी शुरू हो जाती है चुनाव की, तो उसको आप इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, मुझे लगता है राजेश जी। जी जी। तो साथियों, आपने सुन लिया कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उत्तर प्रदेश से जितने मंत्री केंद्र में बनाए गए हैं उनमें 5 ओबीसी के जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें अति पिछड़ी के भी हैं। तो ये एक तरीके से आने वाले जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है 2027 की, इसकी शुरुआत अभी से बीजेपी ने कर दी है कि लोकसभा में जिस तरीके से ओबीसी वोटर इससे छिटका था लोकसभा चुनाव में, उसे विधानसभा चुनाव आते आते समेटा जा सके। अब सफलता कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है ये आने वाला समय बताएगा। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।